Welcome student. The topic of discussion is child study, a scientific journey. As a teacher, as a learner, हमने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में और हम लोग अपने एज अ प्रोफेशन में हम चाइल्ड को देख रहे हैं, चाइल्ड को पढ़ भी रहे हैं, चाइल्ड को पढ़ा भी रहे हैं और चाइल्ड से बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। अगर हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम की बात करें, अपने करिकुलम की बात करें, अपने मेथडोलॉजी की बात करें, अपने पेडागोजी की बात करें, अपने पर्सपेक्टिव की बात करें, उन सभी के सेंटर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है या एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी घूमती फिरती रहती है, जिसे हम लोग CHILD चाइल्ड या बच्चा, है ना, या कुछ यूँ प्यूपिल कहें, है ना। तो इस चाइल्ड के बारे में आज हमारा जो एक पर्सपेक्टिव है, आज हमारी जो एक धारणा है, आज हमारी जो एक थॉट है, आज हमारी एक जो आइडियोलॉजी है ना, जो कि क्या कैसे बच्चा अपने लर्निंग को देखता है, लर्निंग को करता है, कैसे बच्चे के लिए उसके आसपास का वर्ल्ड एक क्यूरियोसिटी से भरा हुआ होता है, कैसे बच्चा अपने आसपास के वर्ल्ड को एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड के फॉर्म में देखता है। एक हमारे थिंकिंग में, एक एडल्ट के थिंकिंग में और एक बच्चे की थिंकिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? अगर बच्चे के पर्सपेक्टिव में देखें तो बच्चे के पर्सपेक्टिव में देयर इमेजिनेटिव वर्ल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन देयर रीजनिंग और रियल और लॉजिकल वर्ल्ड, ये बच्चे के पर्सपेक्टिव में। लेकिन एक एडल्ट पर्सपेक्टिव में देखें तो आवर रियल और लॉजिकल और रियलिस्टिक वर्ल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आवर इमेजिनेटिव वर्ल्ड यहाँ पे। तो इस डिस्कशन की शुरुआत इसी पॉइंट से यहाँ पे होती है कि आज जो चाइल्ड का पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में है, चाइल्ड के उस पर्सपेक्टिव को जानने की शुरुआत कब से हुई, या अर्थात उस चाइल्ड के बारे में जानने की शुरुआत कब से हुई, कब से उस चाइल्ड को स्टडी के सेंटर में रखा जाना शुरू हुआ। तो यहीं पे हम कुछ बेसिक बातों के साथ अपने इस डिस्कशन को शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे कुछ कंसेप्चुअल बातों पर भी अपने ध्यान को फोकस करने की कोशिश करेंगे। सो ध्यान से सुनिएगा। one of the first person to study child as an individual was John Amos Comenius। कॉमनियस सबसे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने 17th सेंचुरी में चाइल्ड को एज एन इंडिविजुअल सबसे पहले क्या किया, स्टडी किया, है ना। तो यहाँ पे अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे पहले चाइल्ड को एज एन इंडिविजुअल स्टडी करने वाले सबसे पहले आप विद्वान बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं, वो कौन थे? जॉन एमॉस कॉमनियस 17th सेंचुरी में। He strongly felt that children should be studied not as an embryonic adult but in their essential child nature so as to understand their capacities and know how to deal with them। यहाँ पे एक देखिए, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है। क्या बताई गई यहाँ पे? कि आज जो पर्सपेक्टिव है ना चाइल्ड के बारे में, कि कैसे वो अपना एक यूनिक लर्नर होता है। यूनिक लर्नर सिर्फ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, यूनिक लर्नर अपने आसपास के वर्ल्ड को परसीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसी प्रकार की मेंटेलिटी या इसी प्रकार की आइडियोलॉजी के साथ ही इस चाइल्ड को जानने की या इस चाइल्ड को समझने की या इस चाइल्ड को स्टडी करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। कॉमनियस स्ट्रांगली इस बात की एडवोकेसी करते थे या इस बात को उन्होंने एडवोकेट किया कि चाइल्ड को आप एक एडल्ट का छोटा रूप या उसे आप एक एम्ब्रियोनिक एडल्ट नहीं कह सकते, अर्थात एडल्ट का वो फॉर्म जो माँ के पेट में, हम उसे नहीं कह सकते। बच्चे का पर्सपेक्टिव, बच्चे का वर्ल्ड, है ना। आप एक बड़े इंसान को आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वो छोटे में भी बिल्कुल भी उस वैसा ही रहा होगा, नहीं। या फिर एक छोटा बच्चा, है ना, एक बड़े इंसान का, है ना, स्मॉलर वर्जन नहीं है, या फिर उसे वो एक एम्ब्रियोनिक एडल्ट वहाँ पे नहीं देख सकते हैं, बल्कि उसका भी अपना एक यूनिक थॉट, अपनी एक यूनिक आइडियोलॉजी और एक अपना यूनिक साइकोलॉजी होता है। सो कॉमनियस ने यहाँ पे इस बात पे जोर दिया कि उस बच्चे की यूनिकनेस को समझा जाए, उसे एक एम्ब्रियोनिक एडल्ट ना माना जाए, है ना। इसी साइंटिफिक स्टडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी आगे चलकर, है ना, पेस्टालॉजी के लेखन से शुरुआत होता है। आप नीचे की पंक्तियों में देखेंगे, द फर्स्ट साइंटिफिक रिकॉर्ड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ यंग चाइल्ड
published in 1774 was based on the observational notes of पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी जिन्हें हम पेडागोजी का फादर भी कहते हैं, याद रखिएगा, पेस्टालॉजी को हम मॉडर्न पेडागोजी का फादर कहते हैं। तो उनके लेखन के साथ ही, उनकी राइटिंग के साथ ही सबसे पहली बार मॉडर्न वर्ल्ड में बच्चों को साइंटिफिकली जानने की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक स्टडी। तो साइंटिफिक स्टडी का यहाँ पे मतलब क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी का मतलब है कि सेट्स ऑफ टेक्निक फॉर इन्वेस्टिगेटिंग फेनोमेना बेस्ड ऑन एम्पेरिकल और मेजरेबल एविडेंस दैट इज सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग। यहाँ पे ठीक है, जॉन एमोस कॉमिनियस की बातों से ही, है ना, साइकोलॉजी के साथ साथ एक अलग पैरेलली, एक या फिर उससे पहले ही कह सकते हैं, पैरेलली तो नहीं बोल सकते, उससे पहले कह सकते हैं, एक फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव भी बच्चों के साथ जन्म लिया। और उस फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव को आगे बढ़ाने में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजुकेशनिस्ट या फिलोसोफर का इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। उनमें से बहुत के नाम आप लोगों ने सुन रखे हैं। वन ऑफ देम जॉन लॉक, जीन जैक्विस रूसो, पेस्टालॉजी, हर्बर्ट एंड फ्रॉबेल। तो इनका काम, इन्होंने बच्चों को या बच्चों के सीखने सिखाने को, बच्चे की आइडियोलॉजी को, बच्चे की यूनिकनेस को उस समय के फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से जोड़ा यहाँ पे। तो कॉमिनियस का काम 17th सेंचुरी में बच्चों को एज एन इंडिविजुअल स्टडी के फॉर्म में रहा यहाँ पे। लेकिन 19th सेंचुरी में बच्चों को या चाइल्ड का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक स्टडी को शुरू करने का या स्टार्ट करने का जो क्रेडिट जाता है वो है जी स्टेनले हॉल। किनका जाता है? जी स्टेनले हॉल। जी स्टेनले हॉल 19th सेंचुरी के पहले ऐसे इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने बच्चे को साइंटिफिकली या साइंटिफिक स्टडी के द्वारा सबसे पहली बार जानने की कोशिश करी। और उनके इसी एफर्ट के कारण जी स्टेनले हॉल को हम ओकेजनली फादर ऑफ एडोलेसेंट स्टडीज एंड फादर ऑफ द चाइल्ड स्टडी मूवमेंट भी कहा था। आप लोग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में एक स्टेज पढ़ते हैं 11 to 19 ईयर एज ग्रुप के बच्चों के लिए, एडोलेसेंस, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन या स्टेटमेंट आप लोगों की जुबान पे कई बार होता है, ये क्वेश्चन में कई बार आता है कि पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना, तूफानों का दौर और तनावों का दौर, हम लोग किशोरावस्था को या एडोलेसेंस को कहा गया है ना। तो ये डेफिनेशन किन्होंने दिया था? जी स्टेनले हॉल ने। किन्होंने दिया था? जी स्टेनले हॉल। तो जी स्टेनले हॉल को फादर ऑफ एडोलेसेंस स्टडीज और फादर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट से भी जोड़ा गया। और हॉल ने भी इसी बात पे जोर दिया कि चिल्ड्रन आर नॉट मिनिएचर एडल्ट्स, अर्थात हम चिल्ड्रन को मिनिएचर एडल्ट या एडल्ट का एक मिनी वर्जन, मिनी फॉर्म, एडल्ट का एक मिनिएचर वर्जन, उसे हम नहीं मान सकते हैं। आगे की स्टेजेस में देखेंगे या आगे के पंक्तियों में देखेंगे, यहाँ पे आपको हेडिंग में दो बड़े बड़े टर्म आपको नज़र आ रहे हैं। एक टर्म है चाइल्ड साइकोलॉजी और एक टर्म है चाइल्ड डेवलपमेंट। हम अपने डे टू डे लाइफ में चाइल्ड साइकोलॉजी, है ना, बाल मनोविज्ञान, या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, इन दोनों टर्म्स को यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार हम इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली या एक दूसरे के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात, ये दोनों टर्म एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, इन दोनों को एक ना समझे। और यहीं से अभी तक जो हमने किया, प्रीवियस पेजेस में जो हमने किया, वो चाइल्ड का एक बेसिक फैक्चुअल हिस्ट्री था कि कैसे चाइल्ड की स्टडी लोगों ने शुरू की, कैसे फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में हमने उसे समझा, कैसे एज एन इंडिविजुअल सबसे पहले उसे समझने की कोशिश की गई, और कैसे साइंटिफिक स्टडी से बच्चों के स्टडी को जोड़ा गया। लेकिन इस पेज में या इस कड़ी में हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया यहाँ पे कि जी स्टेनले हॉल 19th सेंचुरी में बच्चों को या बच्चों के साइंटिफिक स्टडी को शुरू करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल बने। और जी स्टेनले हॉल के
कार्यों को ही आगे फॉलो किया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट का नाम आप लोगों ने नाम सुना होगा, J.B. वाटसन। क्या नाम है? J.B. वाटसन। और J.B. वाटसन के साथ यहाँ पे एक और नाम जुड़ता है, विल्हेम वुंट, है ना। J.B. वाटसन का समय उनके बाद का, विल्हेम वुंट का समय उनके पहले का। क्या है? विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। विल्हेम वुंट ने क्या किया था, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। विल्हेम वुंट ने 1879 में साइकोलॉजी को फिलॉसफी से उन्होंने क्या किया, विल्हेम वुंट ने 1879 में साइकोलॉजी को उन्होंने फिलॉसफी से क्या किया, अलग किया। और जर्मनी में एक जगह है लिप्जिग में उन्होंने साइकोलॉजी की फर्स्ट मॉडर्न लेबोरेटरी को क्या किया, स्टैब्लिश किया। और विल्हेम वुंट के इसी कार्य के कारण या इसी पायनियर एफर्ट के कारण उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और विल्हेम वुंट के इसी कार्य ने एक ऐसी साइकोलॉजी को या एक ऐसे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को एस्टैब्लिश किया जहाँ पे काम करने का पूरा जो तरीका था, पूरा का पूरा जो नेचर ऑफ वर्क था, वो क्या था, टेस्ट और ट्रस्ट मैकेनिज्म पे। टेस्ट और ट्रस्ट माने क्या होता है कि हम कुछ वैसी चीज़ों को या कुछ हम ऐसे प्रोसेस को यूज़ करें अपने फंक्शन में जिनको हम लोग क्या कर सके, टेस्ट कर सके और ट्रस्ट कर सके। और विल्हेम वुंट के इसी कार्य के साथ एक साइंटिफिक साइकोलॉजी की शुरुआत होती है जिसके 3 पिलर थे। पिलर नंबर 1 इज स्ट्रक्चरिज्म, किनके द्वारा दिया गया, विल्हेम वुंट के द्वारा। पिलर नंबर 2 इज फंक्शनलिज्म बाय विलियम जेम्स एंड पिलर नंबर 3 इज बिहेवियरिज्म बाय J.B. वाटसन, है ना। तो साइंटिफिक साइकोलॉजी के यहाँ पे आपको 3 पिलर्स दिख रहे हैं, है ना। नंबर 1 स्ट्रक्चरिज्म, विल्हेम वुंट, है ना। अब यहाँ पे भी देखिए इन तीनों पिलर्स में भी जो काम करने का, जो फंक्शन का जो तरीका था या काम करने का, ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो वे था, स्ट्रक्चरिज्म में आपने पढ़ा है कि क्या था, सबसे जोर किस पे दिया गया, इंट्रोस्पेक्शन पे दिया गया। फंक्शनलिज्म की बात करें, विलियम जेम्स आगे चलकर प्रैग्मेटिज्म आपका उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आगे इसे बढ़ाया, है ना। तो यहाँ पे भी एक टेस्ट और ट्रस्ट की बात आती है। इसी आइडियोलॉजी से प्रैग्मेटिज्म जुड़ता है और वहीं पे एक किलपैट्रिक का प्रोजेक्ट मेथड, है ना, लर्निंग बाय डूइंग से जुड़ता है। और थर्ड में है J.B. वाटसन, जिन्होंने USA में बिहेवियरिज्म या बिहेवियरिस्टिक स्कूल को स्टैब्लिश किया, या जिनको USA में बिहेवियरिस्टिक स्कूल को स्टैब्लिश करने का क्या जाता है, क्रेडिट जाता है। तो इसी के साथ ही यहाँ पे चाइल्ड को साइंटिफिकली स्टडी करने का जो फील्ड था या फील्ड जो आया, उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया चाइल्ड साइकोलॉजी। अगर आप बिहेवियरिस्टिक मेंटालिटी को देखें तो उस समय बिहेवियरिस्टिक मेंटालिटी में मोस्ट ऑफ द जो साइकोलॉजिस्ट थे वो साइंटिफिक बैकग्राउंड या साइंस के बैकग्राउंड से आ रहे थे। और साइंस 2 चीज़ों पे यकीन करता है कि जिन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा सकता है और ऑब्जर्व करने के बाद जिन चीज़ों को क्या किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। तो बिहेवियरिज्म भी इसी चीज़ पर यकीन करता है कि वो उसी प्रकार के बिहेवियर को स्टडी करता है जिस बिहेवियर को हम ऑब्जर्व कर सकें, और ऑब्जर्व करने के बाद जिस बिहेवियर को हम क्या कर सकें, क्वांटिफाई कर सकें या मेजर कर सकें। अर्थात ऐसा बिहेवियर जो अपने नेचर में ऑब्जर्वेबल हो और अपने नेचर में क्वांटिफाइबल या वेरीफाइबल हो। तो उसी समय बिहेवियरिस्टिक मेंटेलिटी ने ही, बिहेवियरिस्टिक आइडियोलॉजी ने ही चाइल्ड साइकोलॉजी नामक एक ऐसे विषय या एक ऐसे डिसिप्लिन की शुरुआत की जो बच्चों के बिहेवियर को प्राइमा फसिया स्टडी करता था। और बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करने वाले इसी फील्ड का नाम दिया गया चाइल्ड साइकोलॉजी। यहाँ पे अब हम लोग इस पेज में हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या बेसिक डिफरेंस है
हम उसी को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आगे की पंक्तियों में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द अर्ली scientific study of child concentrated on specific areas of child behavior। चाइल्ड बिहेवियर के स्पेसिफिक एरियाज पे ही फोकस था, लाइक स्पीच, इमोशन, प्ले एंड अदर एक्टिविटीज। दिस नेम गिवन टू द न्यू ब्रांच ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च वाज चाइल्ड साइकोलॉजी। तो यहाँ पे डिस्कशन से एक बात यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है कि शुरुआती चाइल्ड बिहेवियर जिस चीज पे फोकस्ड था, स्पीच, देन इमोशंस, देन प्ले, देन एक्टिविटीज, और इसी बिहेवियर पर फोकस जो डिसिप्लिन या फिर जो एक रिसर्च फील्ड का नाम क्या था, चाइल्ड साइकोलॉजी। आगे की पंक्तियों में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड साइकोलॉजी फोकसेस मोर ऑन प्रोडक्ट्स। चाइल्ड साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा जोर प्रोडक्ट्स पे देता है। प्रोडक्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा बच्चे का स्पीच, हमने देखा कि बच्चे का इमोशंस, हमने देखा बच्चे की एक्टिविटी। यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी या यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच यहाँ पे क्या दिखता है कि बच्चा इस टाइप से बोल रहा है, या बच्चे का कितना वोकैब है, बच्चे की कितनी सब्जेक्ट पे पकड़ है ना, बच्चा इस प्रकार की एक्टिविटी को कर रहा है, बच्चा खेल कूद रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट को देखने की बात है या प्रोडक्ट को एग्जामिन करने की बात थी, उसके पीछे छिपे रीज़न या प्रोसेस को चाइल्ड बिहेवियर और चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडी करने पे ज़्यादा जोर नहीं देता था। अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी का जोर सिर्फ प्रोडक्ट पे था। बट ऑन द अदर हैंड चाइल्ड डेवलपमेंट फोकसेस मोर ऑन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल लाइक स्पीच, चाइल्ड साइकोलॉजी मोर एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन चाइल्ड वोकैब एंड व्हाट दे से। चाइल्ड डेवलपमेंट द एम्फेसिस इज ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बताया गया कि यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी क्या बता रहा है कि बच्चा क्या बोल रहा है ना, क्या कर रहा है ना, बच्चा अभी ऐसे क्यों बोल रहा है, बच्चा अभी इस एक्टिविटी में ऐसे पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है, बच्चे का ये इमोशन, तो उस इमोशन के पीछे छिपे कारण को चाइल्ड साइकोलॉजी जानने की कोशिश नहीं करता। अर्थात वो हमारे सामने एक अधूरी पिक्चर रखता है, वो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में फोकस करता है, प्रोसेस पे उतना फोकस नहीं करता। प्रोसेस पे फोकस करने वाला जो फील्ड है वो चाइल्ड डेवलपमेंट। अगली पंक्ति में देखेंगे, अगली पंक्ति में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगली पंक्ति में लिखा हुआ है चाइल्ड डेवलपमेंट पुट्स मोर एम्फेसिस ऑन रोल्स प्लेड बाय एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस व्हेन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डज, है ना। अगली पंक्ति में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि चाइल्ड डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट कभी भी सोल डिटर्मिनेंट सिर्फ जेनेटिक फैक्टर के कारण नहीं होता है, वो अपने आसपास के एनवायरमेंटल, अपने आसपास के एक्सपीरियंशियल, अपने आसपास के सोशियो कल्चरल फैक्टर, अपने आसपास के कॉन्टेक्स्ट से भी जुड़ता है। हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट कभी भी वैक्यूम में रन नहीं करता है, उसके लिए हमेशा एक सोशल एरिना, उसके लिए हमेशा एक सोशल पर्सपेक्टिव, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट, और उसके लिए हमेशा एक सोशल एनवायरनमेंट का भी एग्जिस्ट करना जरूरी है यहाँ पे। लेकिन इन सभी बातों पे सबसे ज़्यादा जोर चाइल्ड साइकोलॉजी ना देकर चाइल्ड डेवलपमेंट देता है। अगले पॉइंट में देखें, चाइल्ड साइकोलॉजी हैज़ वन मेजर ऑब्जेक्टिव टू स्टडी द एरियाज ऑफ चाइल्ड बिहेवियर। चाइल्ड साइकोलॉजी सिर्फ चाइल्ड बिहेवियर पे जोर दे रहा है यहाँ पे, लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट का जोर या चाइल्ड डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड का जोर सिर्फ चाइल्ड बिहेवियर पे ना हो के उसके अदर पर्सपेक्टिव पे भी है, लाइक बिहेवियर, इंटरेस्ट, गोल, है ना। और ये सारी चीज़ें कैसे एक डेवलपमेंटल पीरियड से अलग अलग डेवलपमेंटल पीरियड में वो कंटिन्यू हो रही है, कैसे वो चेंज हो रही है, उसमें किस किस प्रकार का एक क्वालिटेटिव चेंज आ रहा है, क्वालिटेटिव उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है, इन सभी पर्सपेक्टिव को डिटेल में एज अ प्रोसेस स्टडी करने वाला जो फील्ड है उसी का नाम क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे आगे देखें, आगे की पंक्तियों में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे की पंक्तियों में यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाइल्ड डेवलपमेंट is a broader field than child psychology and child psychology is the part of child development। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पे एक है चाइल्ड साइकोलॉजी और यहाँ पे है चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे है चाइल्ड डेवलपमेंट
और यहाँ पे है चाइल्ड साइकोलॉजी। अगर इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक जगह ये बताया गया है कि चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड साइकोलॉजी का पार्ट है, और एक जगह बताया गया है कि चाइल्ड साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है। यहाँ पे अगर आप पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट पे विशेष ध्यान देंगे तो एक सिंपल सा लॉजिक समझिए। यहाँ पे साइकोलॉजी हमारे डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से डिसाइड करेगी, बेहतर तरीके से निर्धारित करेगी, या डेवलपमेंट हमारे साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से निर्धारित कर सकता है। मत भूलिए, किसी भी चीज़ के बारे में हमारी धारणा, हमारी सोच, हमारी मेंटलिटी, हमारा बिहेवियर, हमारा थॉट, ये साइकोलॉजी है। लेकिन वो तभी बन सकता है जब इंसान या जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा पैदा होता है ना, जब उसके बॉडी में हाइट, वेट, ब्रेन सर्कमफेरेंस, प्रोपोर्शन लाइक ग्रोथ, और इस ग्रोथ से सिस्टमेटिक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से जुड़ता हुआ चेंज लाइक डेवलपमेंट शुरू होता है। तो जब तक उस बच्चे का अपना एक डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं होगा, जब तक उसके डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव को हम हॉलिस्टिकली अंडरस्टैंड ना करें, हम ना समझें, तब तक उसके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना, उसके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करना, उसके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, या कुछ यूं कहें नहीं समझा जा सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड साइकोलॉजी की तुलना में एक ज़्यादा मीनिंगफुल, एक ज़्यादा साइंटिफिक, एक ज़्यादा चाइल्ड ओरिएंटेड डिसिप्लिन एज कंपेयर टू चाइल्ड साइकोलॉजी ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप इससे भी ये समझ सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट का फील्ड चाइल्ड साइकोलॉजी के फील्ड से ज़्यादा ब्रॉडर है, अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी बेसिकली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे आगे अगर देखें, एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पे और भी बताने जा रहा हूँ। अगर आप पुरानी किताबों को पढ़ें, है ना, बहुत पुरानी समय की किताबों को पढ़ें, तो उसमें अगर आपसे एक सवाल कभी पूछ लिया जाए कि बच्चे का सबसे ज़्यादा ग्रोथ या बच्चे का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कब होता है, तो आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स या मोस्ट ऑफ द लर्नर्स के पास आंसर क्या होगा? इधर इन्फेंसी होगा या इधर एडोलेसेंस होगा। बट द राइट आंसर इज बच्चा का सबसे ज़्यादा ग्रोथ और बच्चा का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट उस जगह पे होता है, तब होता है जहाँ पे वो सबसे कम टाइम अपने पूरे डेवलपमेंटल स्पैन का स्पेंड करता है या स्पेंड करती है ना। कहाँ पे? कंसेप्शन पीरियड में, जेस्टेशनल फेज में, बिफोर बर्थ में, प्री नेटल फेज में, जो लगभग 9 से 9.5 महीने का मात्र आपका स्पैन होता है। उसके बाद वो अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़ता है। अगर आप बच्चे के या किसी भी ह्यूमन के होल लाइफ स्पैन को देखो आप, है ना, होल लाइफ स्पैन को हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रीनेटल एंड सेकेंड वन इज पोस्टनेटल। प्रीनेटल सबसे छोटा है इसमें और पोस्टनेटल सबसे बड़ा है इसमें, है ना। और इसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट और यहाँ पे उभर के सामने आ रहा है कि जब चाइल्ड को साइंटिफिकली स्टडी करने के प्रोसेस की शुरुआत हुई थी, उस समय बच्चे के प्रीनेटल फेज को, बच्चे के प्रीनेटल एनवायरनमेंट को, है ना, चाइल्ड स्टडी में उतना ज़्यादा ध्यान या उतना ज़्यादा उस पर जोर नहीं दिया गया। उसके पीछे एक रीज़न ये भी रहा होगा, मेरे ख्याल से मे बी उसके पीछे एक रीज़न ये भी रहा होगा कि अगर आप ध्यान से इन चीज़ों को समझें, बच्चे के प्रीनेटल और बच्चे के पोस्टनेटल को देखें, तो प्रीनेटल पीरियड मेडिकल साइंस के ज़्यादा नज़दीक है। फर्स्ट थिंग, प्रीनेटल पीरियड अगर आप देखो, वो हमारे लिए उसको देख पाना असंभव है ना। कुछ अवेलेबल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब उसको देख पाना पॉसिबल हुआ है, पहले उसको देख पाना पॉसिबल नहीं था। तो हो सकता है आज से बहुत साल पहले एक रीजन बच्चे के प्रीनेटल पीरियड को बच्चे के साइंटिफिक स्टडी के प्रोसेस से जोड़ नहीं पाने का एक बहुत बड़ा रीजन मे बी एज पर माई कंसेप्शन या एज पर माई थॉट ये रहा होगा कि उस समय प्रीनेटल के बारे में या उस समय जेस्टेशनल फेज के बारे में ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारी
सारी इंफॉर्मेशंस नहीं रही होंगी या जानकारियाँ नहीं रही होंगी। आगे के पंक्ति में देखिए इसी बात को क्लियर किया गया, इन द अर्ली डेज ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च चाइल्ड डेवलपमेंट मोस्ट स्टडी स्टार्टेड विद द न्यूबॉर्न इन्फेंट, है ना, न्यूबॉर्न इन्फेंट के साथ वो शुरू होता था। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा साइंटिफिक तबका इस बात को मानता था कि उस प्रीनेटल स्टडी से हमें बहुत कुछ उस बच्चे के बारे में पता नहीं चल सकता है, क्योंकि प्रीनेटल में ओनली फिजिकल डेवलपमेंट डोमिनेटिंग होता है और फिजिकल डेवलपमेंट के आधार पे हम बच्चों के सिर्फ साइकोलॉजी को, बच्चे के सिर्फ चाइल्ड बिहेवियर को अच्छे से प्लान या अच्छे से प्रेडिक्ट या अच्छे से उसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते यहाँ पे। द जस्टिफिकेशन फॉर दिस वॉज दैट डेवलपमेंट ड्यूरिंग यूट्रीन लाइफ वॉज फिजिकल एंड कंसिक्वेंटली कुड कंट्रीब्यूट लिटिल टू अ साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, है ना। इन्होंने क्या बताया कि फिजिकल डेवलपमेंट होने के कारण और उस पीरियड में यूट्रीन लाइफ फिजिकल होने के कारण हम उसके साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को उतने बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुए, मेडिकल साइंस ने इम्प्रूव किया अपने आप को और ज़्यादा हमें प्रीनेटल बच्चे के बारे में पता चला कि कैसे 9.5 महीने में एक छोटा सा टाइनी सेलुलर जाइगोटिक, है ना, जाइगोटिक आप बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को लगभग, है ना, एक इतने बड़े आप बोल सकते हैं लगभग आप 9-9.5 महीने के एक इतने बड़े फीटस में कन्वर्ट कर लेता है। और हम लोगों ने ये स्टडी में पढ़ा भी है। आप मेडिकल साइंस को या मेडिकल साइंस के कुछ बेसिक किताबों को जाके पढ़िए, उसमें सिंपल सा ये बात सबसे पहले लिखा हुआ मिलता है कि बच्चे का सबसे ज़्यादा ग्रोथ प्रीनेटल फेज में होता है और बच्चा अपने ग्रोथ को और अपने डेवलपमेंट को सबसे कम टाइम में सबसे ज़्यादा तरीके से, है ना, कहाँ पे जेस्टेशनल फेज में क्या करता है, एक्वायर करता है। इवन बच्चे का वेट माँ के पेट में, है ना, जाइगोटिक फेज से फीटस फेज में 11 मिलियन टाइम्स अपने आप को वो अपने मास या अपने वेट में क्या करता है, अपने मास या अपने वेट को वो गेन करता है जाइगोटिक फेज से फीटस वाले फेज में, है ना। तो बाद में इस व्यू को चेंज किया गया। लेटर इट इज रिकॉग्नाइज दैट व्हाट हैपेंस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट हैपेंस बिफोर बर्थ इज एसेंशियल टू अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैपेंस आफ्टर बर्थ, है ना। जन्म के बाद क्या होगा ये बहुत हद तक इस बात से निर्धारित होता है कि जन्म के पहले क्या हो रहा है या क्या हो रखा है। आप लोगों ने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं साइकोलॉजी में कि वो इनेट होता है, वो जन्मजात होता है, बच्चा उसको लेकर आता है। तो ये पर्सपेक्टिव लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में हमारा इसलिए बन पाया क्योंकि हमने उस बच्चे के प्रीनेटल पीरियड को, उस बच्चे के प्रीनेटल एनवायरनमेंट को और प्रीनेटल एनवायरनमेंट में होने वाले फिजिकल डेवलपमेंट के यूनिक फीचर को समझा और आज हमने उसे रिस्पेक्ट दिया है और आज हम ये मानते हैं, है ना, कि बच्चे का पोस्ट नेटल पीरियड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितने भी अच्छे से हम उसे क्यों ना मेडिकली इम्प्रूव कर ले, लेकिन अगर प्री नेटल पीरियड में किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन रहा होगा या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स रहे होंगे तो उसका पोस्ट नेटल फेज भी बहुत हद तक इधर पॉजिटिवली इधर नेगेटिवली अफेक्ट होगा। और इसी के रिगार्डिंग एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं हम लोग, अर्ली फाउंडेशन इज़ वेरी क्रिटिकल, पढ़ते हैं ना। तो इन सभी डिस्कशन से एक बात यहाँ पे क्या क्लियर हो रही है कि चाइल्ड साइकोलॉजी के माध्यम से उस बच्चे के स्टडी को नहीं करना है, चाइल्ड डेवलपमेंटल या डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से उस चाइल्ड को या उस डेवलपिंग चाइल्ड को समझने की कोशिश करनी है। सिर्फ साइकोलॉजिकल चाइल्ड या बिहेवियरल चाइल्ड या बच्चे के बिहेवियर को सिर्फ अपने स्टडी के फोकस में नहीं रखना है। आई होप इस डिस्कशन से चाइल्ड के बारे में, है ना, चाइल्ड को किस तरीके से स्टडी किया जाए, इधर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में इधर डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव में, एक बहुत हद तक कंसेप्ट आप सभी के क्लियर हुए होंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो शायद अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।